अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? बेटा, मैं हूं राना आसिफ शहजाद अली, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टीचर। आज का हमारा लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 3 है, मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। कोर्स आउटलाइन के मुताबिक हम आज के टॉपिक में जिन जिन इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैनेजर्स की लाइफ में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर टाइमली डिसीजंस का उस ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी में बड़ा बुनियादी रोल होता है। तो इन्हीं रोल्स को देखते हुए और अहम टास्क जो एक मैनेजर के लिए हो सकते हैं वो डिसीजन मेकिंग है, राइट डिसीजन मेकिंग एंड राइट टाइम डिसीजन मेकिंग। ये बुनियादी तौर पे उस मैनेजर की कामयाबी की अलामत होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अंदर दो चीज़ें होंगी हमारे पास, डिफाइंड डिसीजन यानी डिसीजंस क्या होते हैं, हम फैसला किसे कहते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जिस वक्त एक मैनेजर फैसला साजी कर रहा होता है तो उसको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। नंबर 2, डिस्क्राइब द 8 स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम उन 8 अवामिल की, नॉर्मली तौर पे तो इनको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, लेकिन 4 ग्रुप से हट के अगर इनको आप मज़ीद एलेबोरेट करेंगे तो इनको 8 स्टेप्स में तकसीम किया जा सकता है। और हर एक स्टेप जो होगा फैसला साजी के अंदर एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री रखता है, एक डिस्टिंक्ट उसकी पहचान है, जिसको आपको भी सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, नंबर 2 टॉपिक जो हमारा आज के लेक्चर में होगा, उसके अंदर हम देखेंगे द मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर यानी फैसला साजी करने वाला। इसके अंदर जो हम इश्यूज़ देखेंगे वो सबसे पहले अजम्पशंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब नॉर्मल डिसीजन मेकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग में अब बुनियादी सा फ़र्क होता है, वो इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में जाके उसे स्टडी करेंगे। नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी, यानी इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी, कुछ रुकावटें आ जाएंगी, कुछ उनके ऊपर हदबंदियाँ होंगी, कुछ उनको नॉर्म्स का कॉन्स्टेंट्स का ख्याल रखना होगा और किस तरह से वो फैसला करेगा अंडर डिसीजन मेकिंग। फिर हम देखेंगे एक्सप्लेन इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। ये ख़ास किस्म होती है जिसमें कोई मैनेजर अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक फ़ैसला करता है। एंड देन देखेंगे कि जो डिसीजंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। फिर हम देखेंगे द मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर में 3 डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें फ़ैसला साजी करना होती है। फिर हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टाइल, एक मैनेजर कितनी किस्म के स्टाइल्स जो हैं उनको अडॉप्ट कर सकता है। फिर डिसीजन मेकिंग करते हुए आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें से आप आइडियलिज्म की बजाय रियलिटी पर यकीन रखते हुए कुछ काम करते हैं, फ़ैसले लेते हैं, और उसमें कुछ लोगों की राय के ऊपर आपको इस काम के अंदर कुछ बाइसेस हो सकते हैं या उसके अंदर कुछ एरर्स हो सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग मॉडल जो नॉर्मली है इसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाउ मैनेजर कैन मेक इफेक्टिव डिसीजन इन टुडेज़ वर्ल्ड, यानी आज के दौर में फ़ैसला साजी के अमल में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या सही हो सकता है, और आज के दौर के चैलेंजेस क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज का एक दौर जो है ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और मैनेजर्स के लिए अपने फ़ैसला साजी के अमल में अगर आप टेक्नोलॉजी से किसी किस्म की सपोर्ट लेना चाहते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, उसके इफ़ेक्टिव यूज़ के ऊपर उनकी कमांड होना बड़ी ज़रूरी होती है। और इसी तरह फिर हम ग्रिड की बात करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले डिसीजंस किसे कहते हैं। बुनियादी तौर पर डिसीजन का लफ्ज़ी मतलब है फ़ैसला। फ़ैसला करने की ज़रूरत किस वक्त पड़ती है, जब आपके सामने, जैसा कि डेफिनेशन कहती है, मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम 2 और मोर अल्टरनेटिव्स। अगर आपके सामने 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद हों तो उसमें से किसी चीज़ को चूज़ करना। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि फ़ैसला साजी के अमल के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद होने चाहिए, जिनमें से आफ्टर एनालिसिस आप जिसको मुनासिब समझें उसमें से किसी एक चीज़ को आप चूज़ कर लें और उसी के ऊपर फिर अमल पैरा हो जाए।
अब इसी तरह अगर हमने ये तमाम प्रोसेस, जैसा कि मैंने एक बात की है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद हों, आप उन्हीं अल्टरनेटिव्स में से किसी एक चीज़ को चूज़ कर लें, तो ये तमाम काम जो होंगे ये 6 से 8 स्टेप्स में से गुजर के तो आप इनको बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव मौजूद नहीं हैं और एक ही अल्टरनेटिव है, तो फिर फैसला तो ना हुआ, वो तो एक मजबूरी की कंडीशन हो गई। फैसला वहाँ पे होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स आपके पास मौजूद हों। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है और इसमें कौन कौन से मराहल हो सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। अच्छा, बुनियादी तौर पे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं और इनको मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए इनके मज़ीद 8 स्टेप्स बनाए जा सकते हैं। इन्हीं 4 को यानी 8 के अंदर डिवाइड किया जा सकता है अपनी आसानी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा लो होता है और हम ही ने आपको बताना होता है। तो पहले अगर इनको इनकी नेचर की बुनियाद पे देखें तो हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। नंबर 1 होगा आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सामने मसला क्या है, और जब उस मसले की तफसील हासिल करनी है तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करना पड़ेंगी कि जिसकी बुनियाद पे हम फैसला साजी करेंगे। एंड एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया, और फिर उन जो क्राइटेरियाज हमने डिसाइड किए हैं उनकी वेटेज क्या है। वेटेज मीन कि हम किसी चीज़ के मतलब जो फ़ैसला कर रहे होते हैं, ऑप्शन अप्रेज करते हैं, तो फिर देखना है कि किस ऑप्शन की अहमियत ज़्यादा है और किस बेस पे ज़्यादा है। सेकंड स्टेज जो होगी डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्टरनेटिव जो होगा वो हमने किस बुनियाद पे सिलेक्ट करना है, उसका तज्जिया कैसे करना है और फिर उसको सेलेक्ट करना है। अब ये अल्टरनेटिव क्या है, मिसाल में आपको ये दूंगा कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं, से मैं ये कहता हूँ आप लाहौर से फैसलाबाद जाना चाहते हैं, तो आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे मेरी नज़र में। नंबर 1 अल्टरनेटिव तो ये होगा कि आप जीटी रोड से ट्रैवल करेंगे। नंबर 2 आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मोटरवे से ट्रैवल करेंगे। नंबर 3 आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। अब ये तो अल्टरनेटिव मौजूद है। अब जब इसका तज्जिया करना है, इसका किस बुनियाद पे करेंगे, मसलन इसके ऊपर आपका टाइम कितना लगेगा, आपकी लागत कितनी आएगी और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा तो इसी सेंस में होगा जब आप ट्रैवल कर लेंगे तो आपका फ़ायदा ही है। तो बेसिकली 2 चीज़ें इसमें कंसिडरेबल होंगी कि इस पर टाइम आपका कितना लगेगा और आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, और दोनों चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ आपको सपोर्ट कर रही होगी आप उस चीज़ को फिर चूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है जब आपने मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरनेटिव जो हैं वो उनको सामने रख लिया है, देन सेलेक्ट कर लें उसमें से इम्प्लीमेंट दिस सिलेक्टेड अल्टरनेटिव। जो चीज़ आपको सूट कर गई है, जो आपकी नज़र में बेहतर है, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देंगे। एंड देन जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन आप उसका फीडबैक लेते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं कि आपने जो फ़ैसला लिया था वो कितना बेहतर रहा है या उसके अंदर क्या क्या मसाइल आ सकते हैं। बेसिकली एवैल्यूएशन के अंदर ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि हमारा बजटेड जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, हमारा बजटेड टाइम कितना था, और इस वक्त जो आपके पास अवेलेबल है या आपने वो टाइम लगा लिया है या आपकी वो कॉस्ट आ गई है, तो उसको कंपेयर करके देखेंगे। अगर तो आप विद इन योर कंस्ट्रेंट्स रहे हैं, आपके बजट के अंदर टाइम भी लगा, आपके बजट के अंदर आपकी कॉस्ट भी लगी है, देन ये फिर बेहतर होगा आपके लिए। नहीं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इस पर हम देखते हैं वो उस मुकम्मल 8 स्टेप्स प्रोसेस को जो एक डिटेल्ड यहाँ पे मैंने बताया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि ये 8 के 8 मराहल आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं, अगर हम इनको देखते जाएं तो बुनियादी तौर पे सबसे पहले मैं एक कंपनी की प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जिस वक्त वहाँ पे कोई मसला पेश आता और उसके मतलब फ़ैसला लिया जाता, तो यहाँ पे हम एक जो कंप्यूटर ख़रीदने की मिसाल सामने रखते हैं कि मैनेजर को, एक IT मैनेजर है किसी कंपनी का, ये परचेज़ मैनेजर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उस कंपनी के अंदर वर्किंग के लिए। तो वो उनको एक मसला दरपेश है कि उन्होंने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कुछ कंप्यूटर परचेज़ करने हैं।
तो डेफिनेटली जब किसी चीज़ को, आपको पता है, सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स को बहुत सारे ब्रांड्स के आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो प्राइस टैग्स हैं, वो तमाम चीज़ें हैं, और इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए फैसला साजी के अमल को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो इशू है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी पहला स्टेप जो फैसला साजी के अमल में होगा कि हमें क्या मसला दरपेश है। तो मसला क्या हुआ, माई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नीड न्यू कंप्यूटर्स। उनको अपनी वर्किंग के लिए, अपनी डेटा एनालाइज करने के लिए, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, अपने कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर डिवाइसेस की ज़रूरत है। ये तो हो गया मसला। नंबर 2, अब मसले को जब डिटेल में देखेंगे तो डेफिनेटली परचेजिंग डिसीजन के लिए हमें कुछ क्राइटेरियाज जो हैं उनको अप्रेज करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, किस बुनियाद पे हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। मसला अब क्राइटेरिया, जब आप कंप्यूटर परचेज करते हैं, मेरी नज़र में, या आपको भी इसका इल्म होगा, या आप मोबाइल परचेज करते हैं, सेम लाइक डिवाइसेस हैं दोनों, तो कुछ चीज़ों को बुनियाद बनाते हैं आप लोग, और वो क्या हो सकती हैं। नंबर 1, मेमोरी एंड स्टोरेज, उसका डिवाइस की रैम कितनी होगी या उसकी इंटरनल स्टोरेज क्या होगी, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। डिस्प्ले क्वालिटी, हम इसको बेस बनाते हैं कि उसका विजुअल रिजल्ट्स कैसा हो, बैटरी लाइफ है, वारंटी है, और कैरिंग वेट है, क्या उसकी पोर्टेबिलिटी आपके लिए आसान है, वज़न कितना है, उसको आप रख कितनी जगह पे सकते हैं, या आप समझते हैं को आपके लिए लेके फिरना आसान है। ये तो हो गया क्राइटेरिया। देन एलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया, ये आपने कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड कर लिए। अगर इन क्राइटेरियाज को थोड़ा सा आगे लेके चलें तो हम इन्हीं की बुनियाद पे, मेरी नज़र में या आपकी नज़र में, इन चीज़ों में एक मैनेजर तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ना कि वो किस जो क्राइटेरिया ने जो डिसाइड किया है, इसको वेट किसको ज़्यादा देते हैं। मेरे ख्याल में जब भी आप इस तरह का डिवाइस यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत रैम की और रोम की ही होती है, यानी उसकी इंटरनल मेमोरी और उसके रैम की। तो ये नीचे कुछ हमने ये जो 4 क्राइटेरियाज डिसाइड किए हैं, इन्हीं 4 क्राइटेरियाज को हमने कुछ वेट्स दे दिए इनकी इम्पॉर्टेंस के मतलब। जब एक डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो ये जो क्राइटेरिया है ये डिसाइड करेगा कि इसकी अहमियत और समल के अंदर जो परचेजिंग डिसीजन वो कितनी हो सकती है। ये मेमोरी एंड स्टोरेज को 8 नंबर का वेट दे दिया है, बैटरी लाइफ को 8 वेट दे दिया है, कैरिंग वेट को 6 वेट दे दिया है, वारंटी को 4 वेट दे दिया और डिस्प्ले क्वालिटी को 3 दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप यानी 4th स्टेप यहाँ पे आ गया, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनी ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है, तो आपने उनमें से चूज़ करना है किस कंपनी की प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है या आपको मैक्सिमम फेवर क्या दे सकते हैं। मसलन कौन कौन सी कंपनीज हैं यहाँ पे लिखा है, तोशिबा है, HP पेविलियन है, सोनी वायो है, तोशिबा, कॉस्मियो है, डेल है, एप्पल है, गेटवे है, लिनोवो थिंकपेज है। तो अब ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियाँ यही प्रोडक्ट आपको ऑफ़र कर रही हैं। ये तो आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब इनकी जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसका आपने तज्जिया करना है, एनालिसिस करना है कि इन सारी कंपनियों में से मैक्सिमम फेवर क्या दे सकती है, किस कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी है, किस कंपनी की सर्विसेज अच्छी हैं, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज, मार्केट की इसकी डिमांड पैटर्न क्या है, ये वर्किंग कैसी कर सकते हैं, इनका डिज़ाइन कैसा है। ये तमाम चीज़ें जो होंगी ये एनालिसिस स्टेज के अंदर फॉल कर जाएंगी। हम इन कुछ चीज़ों को बुनियाद बना के तो फिर इसमें से उस चीज़ को आप एनालाइज करेंगे और कुछ चीज़ों की बुनियाद पे ही सिलेक्ट आखिर करेंगे ना। ये जो तमाम फैक्टर्स जिसको आप देखेंगे, जिसको आप सोचेंगे, जिसको आप डिस्कस करेंगे, जिसको आप लोगों से असिस्टेंस लेंगे, ये तमाम मराहल जो है ये एनालिसिस की स्टेज पे आते हैं। इसी तरह जब आपने ये तमाम चीज़ों को देख लिया, कोई एक चीज़ आपको क्लिक कर गई है, आपको अच्छी लगी है, देन आप सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव, आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने फ़लाँ कंपनी की प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। मसलन ये एग्जांपल मैंने जो कोट की हुई है इसमें ये देखें तोशिबा के ऊपर मैंने निशान लगा दिया कि हमने ये प्रोडक्ट सारे फीचर्स को देखते हुए, एनालाइज करते हुए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। देन इम्प्लीमेंट, अगला स्टेप जो होगा, 7th स्टेप जो होगा कि आप इसका परचेज़ ऑर्डर दे दें। जितने पर्सनस के लिए आपको ये प्रोडक्ट चाहिए होगी
आप उसको परचेज़ कर लें और अपने सर्विसेज उनको दे दें। अच्छा, अब अगला स्टेप जो लास्ट होगा, एवेल्यूशन ऑफ द डिसीजन इफ़ेक्टिवनेस, कि आपने जो फ़ैसला किया इसकी एवेल्यूशन करनी है किस पॉइंट ऑफ व्यू से। अमूमी तौर पे जब भी कोई फ़ैसला होता है एक नॉर्मल सा एनालिसिस हम करते हैं। वैसे तो बहुत सारे एनालिसिस अवेलेबल हैं जो हमारे डिसीजंस को या हमारी वर्किंग को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली हम इस चीज़ के एनालिसिस कॉस्ट, टाइम एंड बेनिफिट का एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पे इसके एनालिसिस जो एवेल्यूशन है उसके लिए भी एक चीज़ भी बुनियाद बनाई जा सकती है। मसलन कि हमने ये फ़ैसला लिया, ये कितना बेहतर रहा है, इसकी कॉस्ट क्या आई है, हमें इस कंपनी ने फेवर क्या दिया। डेफिनेटली ये तो बल्क क्वांटिटी में जो परचेजिंग होगी उसी बुनियाद पे ही ये डिपेंड करेगा, लेकिन आपने भी तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे बुनियाद बनाना है। उसकी बुनियाद पे आप एवेल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि आपका ये फ़ैसला कैसा रहा, बेहतर रहा या नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप, अब इसी चीज़ को एक मैनेजर जो है, आप लोग सभी जानते हैं और आप लोगों ने मैनेजमेंट के जो बुनियादी फंक्शंस होते हैं उनको पढ़ा हुआ है कि 4 स्टेजेस बेसिकली मैनेजमेंट की होती हैं, या मैनेजमेंट के 4 बुनियादी फंक्शंस होते हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड का, किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर हो, उसको इन 4 मराहल में से गुजरना पड़ता है। मसलन पहले प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर लीडिंग है एंड देन कंट्रोलिंग है। ये 4 फंक्शंस होते हैं। अगर ये 4 की चाल को हम डिस्टिंक्ट फील्ड कंसिडर करें तो इसमें किस किस्म के फ़ैसला साजी हो सकती है, या मैनेजर्स को कौन कौन से फ़ैसले लेने पड़ सकते हैं। मसलन अगर हम प्लानिंग को ही पहले देखते हैं तो प्लानिंग स्टेज पे किस किस्म के फ़ैसले हो सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल मैंने कोट की हैं। मसलन व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी ऐसे मकासद को जिनको लंबे अरसे तक लेके चलना है और उनको एग्जीक्यूट करना है। नंबर 2, व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन सी हिकमत अमली हमारे पास होगी कि हम इन मकासद को हासिल कर सकें। तो इसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक ज़रा जहन में लाइए। व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, यानी 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया प्लानिंग स्टेज के अंदर कि उसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डेफिनेटली दोनों की स्ट्रेटजी में डिफरेंस होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक मैंने बयान की है ये प्लानिंग स्टेज में आती हैं। हाउ डिफ़िकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल्स बी, कि अगर एक इनफरादी तौर पे मैनेजर कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करता है, गोल डिसाइड करता है, तो वो कितने मुश्किल है उनको अचीव करना। और अगर आप डिस्कशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ और पहलू भी मद्देनज़र रखेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पे हम अगर बात करें तो इस पे भी कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ शुड हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी, मिसल ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पे ये हो सकता है कि एक दायरा बन गया है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बन गया है, कौन बास है, कौन सबॉर्डिनेट है, तमाम चीज़ें तय पा गई, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो मैनेजर को इस किस्म के मसाइल सामने आ सकते हैं और उसने इसके मतलब फ़ैसला करना होगा। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ शुड हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू बी, कि मुझे कितने लोग ऐसे होंगे जो रिपोर्ट करेंगे। हाउ मच सेंट्रलाइजेशन शुड देयर बी इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अब सेंट्रलाइजेशन का इशू बड़ा क्रिटिकल है और बड़ा सेंसिटिव है। सेंट्रलाइजेशन मीन कि तमाम अदारे को एक ही जगह से कंट्रोल किया जाए, और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि अदारों को या उनके डिपार्टमेंट्स को ऑटोनॉमी दे दी जाए, उनको अख्तियारात दे दिए जाएँ कि अंडर सर्टन कंडीशंस वो अपनी तमाम चीज़ों को देखते हुए, हालात के तकाज़ों को देखते हुए अपना फ़ैसला ले सकें। हाउ शुड जॉब्स बी डिज़ाइंड, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कैसे डिज़ाइन करनी है। व्हेन शुड द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, और अगर आप ये देखते हैं कि नॉर्मल या फॉर्मल स्ट्रक्चर से कंपनी का काम नहीं हो पा रहा तो आपको अपने स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाना पड़ती है। इसी तरह लीडिंग की बात करेंगे तो लीडिंग के अंदर भी कुछ मसाइल ऐसे हो सकते हैं जिसमें वो फ़ैसला साजी करना हो, तो किस किस्म के फ़ैसले होंगे जो मैनेजर लीडिंग की स्टेज के ऊपर कर सकता है। हाउ डू आई हैंडल द एम्प्लॉयज़ हु अपीयर टू बी लो इन मोटिवेशन, जिन लोगों को मतलब आप मोटिवेट नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी लो होगा, यहाँ पे ये फैसला आ सकता है। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन गिवन सिचुएशन, लीडरशिप स्टाइल कौन सा सूट करेगा। डेफिनेटली आप अपने इदारे का एनालिसिस करते हैं, एम्प्लॉयज़ के कैलिबर को देखते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते हैं, उनके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखते हैं, देन डिसाइड करते हैं। हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज इफेक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी, यानी किस बंदे की परफॉर्मेंस क्या है, उसका असर प्रोडक्टिविटी पे क्या हो सकता है, और अगर आपने इसको सर्टन माहौल के अंदर लेके जाना है तो उसके लिए और कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं।
व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कॉन्फ्लिक्ट, और अगर उनके अंदर कोई मसाइल हो जाते हैं एम्प्लॉइज़ के मांग या आपकी मैनेजमेंट के अंदर वाया डिस्कशन स्टेज और वर्किंग स्टेज और परफॉर्मेंस स्टेज, तो उस वक्त फिर आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर करना हो। जबकि कंट्रोलिंग स्टेज पे जो मसाइल हो सकते हैं वो क्या है, व्हाट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड टू बी कंट्रोल्ड, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिनका डायरेक्ट कंट्रोल अवेलेबल है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी कि जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाउ शुड डू एक्टिविटीज़ बी कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना कैसे है। व्हेन इज़ परफॉर्मेंस डेविएशन रिकॉर्ड। अब डेविएशन मीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हटाओ को डेविएशन कहते हैं, यानी अपने रास्ते से ये हट गए हैं। तो डेफिनेटली आपके पास कोई ऐसा बेंच मार्किंग क्राइटेरिया होना चाहिए। बेंच मार्क एक चीज़ के स्टैंडर्ड को कहते हैं, यानी आपने कुछ चीज़ों को जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं अपने किए हुए काम को उसके साथ मैच करके देखते हैं और फिर आप इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हमारा कंट्रोल बेहतर रहा है या इसके अंदर वीकनेसेस हैं। देन नेक्स्ट स्टेज पे आप इन कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स को, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपने डिज़ाइन किए होते हैं, इसको आप बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और एक मैनेजर को मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर या मुख्तलिफ आप जब एक प्लानिंग प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, तो किन किन के फ़ैसले, किस किस्म के फ़ैसले करने पड़ सकते हैं, कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मेक श्योर दैट कि फ़ैसला साजी के अमल में पहले कोई मसला क्रिएट होगा, कोई आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन होगी कि जो आपके लिए एम्बिगुअस हो, आपको समझ ना आ रही हो, देन ही आप फ़ैसला साजी के अमल को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास एक मैनेजर के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया थोड़ा सा, फिर मैनेजर्स के डिसीजंस को डिस्कस किया। अब मेकिंग डिसीजन, बीइंग अ मैनेजर, जब आप एक मैनेजर की सीट पे बैठे होते हैं तो आपको कितनी किस्म के तरीक़ों से फ़ैसला साजी करना पड़ सकते हैं। मतलब ये है कि ये एक मैनेजर के कंडक्ट के ऊपर है। पहले हमने जो डिस्कशन की है वो तो एक रवायती प्रोसेस की बात की है कि फ़ैसला साजी के अमल में हमें किन किन मराहल से गुजरना होता है। अब हम मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि वो जो फ़ैसला साजी करने लगेगा अपनी सलाहियतों को किस किस एंगल से वो इस्तेमाल में लाएगा ताकि चीज़ों को वो जो हल की तरफ लेके जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनैलिटी की, कि रैशनैलिटी क्या है। रैशनैलिटी का जो लफ्ज़ी मतलब है वो अक्लमंदी है, सोच विचार के इसकी मीनिंग्स हैं। यानी फ़ैसला साजी करते हुए एक मैनेजर तमाम हालात को, तमाम चीज़ों को वो जो है वो स्टडी करता है अपनी अकल की बुनियाद पे, अपनी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे। मैनेजर्स मेक कंसिस्टेंट वैल्यू मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस विद द स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स, यानी उसके सामने फ़ैसला करते हुए कुछ हदबंदियाँ होती हैं, चाहे वो टाइम की सूरत में हो, चाहे वो बजट की सूरत में हो। उनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे फ़ैसले करने की कोशिश करेगा कि जो कि उसकी बजट के अंदर, उसके कॉन्स्टेंट्स के अंदर हो और उससे हासिल होने वाले बेनिफिट उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वो जो फ़ैसला करने लगेगा मुस्तकिल मजाजी का अंसर उसके अंदर होना चाहिए। अब एक मैनेजर के लिए जब वो रैशनैलिटी के कवानीन को सामने रखते हुए फ़ैसला करेगा तो कौन कौन से अजम्पशंस ऐसी हो सकती हैं उसके लिए। आर परफेक्टली रैशनल, फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल, यानी वो जो फ़ैसला करने बैठेगा या किसी चीज़ की जब वो अंडरस्टैंडिंग करता है तो एक मकसद सामने होना चाहिए। फ़ैसला साजी के अमल में जो आपके सामने एंड रिज़ल्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये फ़ैसला करने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है, और फ़ैसला हमेशा किसी मंतक, किसी लॉजिक की बुनियाद पे होता है। हाउ केयरफुल डिफाइन द प्रॉब्लम, आप कितनी एहतियात के साथ मसले को बयान करते हैं। क्यों? जितना मसला क्लियर होगा उतना ही उसका हल भी आप जल्दी ढूंढ सकते हैं। एंड आइडेंटिफाइड ऑल वायबल अल्टरनेटिव्स, आप जितने भी आपके पास अब हाउ केयरफुली डिफाइंड द प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाइड ऑल वायबल अल्टरनेटिव्स, यानी आपने जब मसाइल को बयान किया है उसके जो वायबल अल्टरनेटिव्स आपके पास हो सकते, यानी काबिल अमल पहलू जो हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें कि जिनको फ़ैसला साजी करते हुए आपको अप्रेज़ करने की ज़रूरत होती है या जिन इश्यूज़ को आपके लिए जानना ज़रूरी होता है, उनको आपने कितना अच्छे तरीके से बयान किया है।
हैव अ क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल। अब क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल का मकसद है कि आपका जो एंड प्रोडक्ट होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, वो एक बेहतरीन डिसीजन होता है, उसका एक मकसद होता है। तो एंड रिजल्ट्स का आपके ऊपर क्लियर होना और दूसरे भी जो अगर आपके टीम के अंदर और लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है। और फिर जब आप सिलेक्ट करेंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन की बुनियाद जो होती है वो आपके लिए रीज़नेबल होनी चाहिए, आप उसको बयान कर सकते हो। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी, यानी अक्लमंदी का जो तकाजा हम कहते हैं, जो फैसला साजी के अमल के अंदर हम रैशनैलिटी देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से अजम्पशंस हो सकती हैं, यानी किन मफरूज़ों की बुनियाद पे फैसला साजी को हम अच्छा कह सकते हैं या रैशनैलिटी को एक जस्टिफाइबल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। नंबर 1, द प्रॉब्लम इज़ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी चीज़ जो मसला आपके सामने मौजूद है वो आपके ऊपर क्लियर हो, करना क्या है, और कोई भी उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यानी अनएम्बिगुअस का मतलब है अंधेरे में तीर चलाना, कि आपको पता ही ना हो, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, अ सिंगल वेल डिफाइंड गोल इज़ टू बी अचीव, मकसद आपके सामने क्लियर होना चाहिए। जैसा कि पहले मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक मैनेजर को मसला दरपेश था कि अपनी सेल्स स्टाफ के लिए उसने कुछ कंप्यूटर्स यानी लैपटॉप परचेज़ करने हैं। तो मसला क्लियर हो गया कि उनकी वर्किंग में जो है हर्डल है, उनकी वर्किंग में रुकावट आ रही है। नंबर 3, ऑल अल्टरनेटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर नोन, आपको मुतबादल का भी पता होना चाहिए। और अगर आप टाइम पे डिसीजन नहीं लेते या फ़ैसला आपका कमज़ोर होता है या लेट हो जाता है या फ़ैसले को सोच विचार के अमल से गुजर के नहीं लेते, तो फिर उसके नताइज क्या हो सकते हैं। मसलन बैड प्रोडक्ट परचेज़ करने का डिसीजन ले लेते हैं तो हो सकता है वो चीज़ जल्द ख़राब हो जाए, या लो क्वालिटी की चीज़ अगर आप परचेज़ कर लेते हैं, उसके अंदर डेटा सेव करते हैं, आप कंप्यूटर का डिसीजन था, तो मसाइल ये हो सकते हैं कि डेटा लॉस्ट हो जाए, डेटा करप्ट हो जाए। ठीक है, और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। प्रेफरेंसेस आर क्लियर, प्रेफरेंसेस आर क्लियर का मतलब है कि आपने जिन चीज़ों की बुनियाद पे फ़ैसला लेना, जिन ऑप्शंस को आप अव्वलियत दे रहे हैं, वो भी आपके ऊपर क्लियर होनी चाहिए। प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट एंड स्टेबल, आपने जो फ़ैसला ले लिया है फिर उसके ऊपर खड़े हो जाएं। आपके पास जो उसके रीज़न्स होंगे, आपके पास जो क्लैरिफिकेशन होगी, उसके ऊपर मजबूती से खड़े रहें भी। नो टाइम आर कॉस्ट कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट, ये वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी फ़ैसला जब होता है तो बेसिकली दो बुनियादी जो उनके सामने चीज़ें आती हैं वो टाइम एंड कॉस्ट का कंस्ट्रेंट ही होता है कि आप अपने बजट से बाहर नहीं जा सकते। टाइमली डिसीजन हमेशा फ़ायदे देते हैं, अगर आप टाइम से लेट हो जाते हैं ना तो फिर उसका फ़ायदा नहीं हो सकता। फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज द पे ऑफ, जो आपकी फाइनल चॉइस होगी वो आपको, पे ऑफ का लफ्ज़ी मतलब है कि जहाँ पे किसी चीज़ की कॉस्ट या उसका बेनिफिट बराबर हो जाए। तो कम से कम कोई फ़ैसले के अंदर आपकी कॉस्ट ज़रूर पूरी होनी चाहिए। यानी बिज़नेस के अंदर आपने एक टर्म पड़ी हुई है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट का जहाँ पे आपकी कॉस्ट और आपकी सेल बराबर हो जाते हैं और बिज़नेस एट नो प्रॉफिट एंड लॉस कंडीशन पे होता है। लो जी स्टूडेंट्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी क्या है। मेकिंग डिसीजन को कंटिन्यू रखते हुए अब पहले हमने रैशनैलिटी की बात की है, अब हम बात करेंगे बाउंडेड रैशनैलिटी क्या चीज़ है। जैसा कि नाम से या इस टर्म से वाज़ेह होता है, रैशनैलिटी तो अक्लमंदी के तकाज़ों के तहत फ़ैसला करना ही है। बाउंडेड कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आ जाएं जो आपके लिए लिमिटेशंस बन जाएं। अब ये जो बाउंडेड रैशनैलिटी के अंदर जो आपके लिए बाइंडिंग्स हो सकती हैं, ये मुख्तलिफ सेंसेस में हो सकती हैं। आपके पास स्टाफ की शॉर्टेज हो सकती है, मैक्सिमम आपको पता होगा कि आपके पास कितने वर्कर्स हैं जिससे काम लेता है। आपने टाइम फैक्टर को भी आपके लिए एक बाइंडिंग फैक्टर बनाया जा सकता है, कॉस्ट फैक्टर को भी आपके लिए एक बाइंडिंग फैक्टर बनाया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे बाउंडेड रैशनैलिटी क्या है? मैनेजर्स मेक डिसीजंस रैशनली, यानी अक्लमंदी को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन फ़ैसला साजी की तरफ जाएं, बट आर लिमिटेड, आर बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। भाई देखो, मैं किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ तो कर सकता हूँ,
लेकिन उस सॉफ्टवेयर को अगर मैं बनाना चाहूँ तो फिर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर स्पेशलाइज करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो एक चीज़ को जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, फिर उसके मतलब मैं फ़ैसला कैसे ले लूँगा, ये मेरे लिए एक जो है प्रॉब्लम होगी। अजम्पशंस आर दैट डिसीजन मेकर, इसकी अजम्पशंस क्या हो सके, विल नॉट सीक आउट आर हैव नॉलेज ऑफ ऑल अल्टरनेटिव। तो ये देखिए वो मसला आ रहा है, अगर आप एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं और आपके सामने इसके मसाइल आ रहे हैं या आपको किसी चीज़ को समझना पड़ता है, तो डेफिनेटली आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत महसूस होती है, आप उसकी मदद लेते हैं, उससे असिस्टेंस लेते हैं। विल सेटिस्फाइज चूज द फर्स्ट अल्टरनेटिव एनकाउंटर्ड दैट सेटिस्फैक्टरी सॉल्व द प्रॉब्लम। या तो ये हो सकता है कि आप पहले ही ऑप्शन को ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर रीजनिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। रादर दैन मैक्सिमाइज द आउटकम ऑफ देयर डिसीजन बाय कंसीडरिंग ऑल अल्टरनेटिव्स एंड चूज द बेस्ट। अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस तो हो जाएगा कि अगर आप सारे ही ऑप्शन को प्रेस करके देखते हैं, लेकिन अच्छे फैसले जो होते हैं जिसके अंदर गलती का एहतमाल कम से कम हो, फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट करना हो, तो फिर टाइमिंग फैक्टर थोड़ा सा आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे अच्छे फैसले पे पहुंचना ही शर्त होती है। इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, एस्केलेशन, यानी ये फैसला साजी का जो अमल होता है इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स इंटरनली भी होते हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं और कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नली भी होते हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं। और बेहतरीन डिसीजन या फैसला साजी वही होती है कि जिसके अंदर आप चीज़ों को मेरिट पे देखें, रियलिटी पे देखें। और एक फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पे, क्योंकि अमूमी तौर पे मैनेजर ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अमूमी तौर पे मसला यही होता है कि आपके फ़ैसले कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में हों जिसमें बजट कम से कम लग रहा हो और कॉस्ट कम से कम हो, टाइम कम से कम हो, लेकिन बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद अगली जो हमारे पास सिचुएशन है वो है इंट्यूशन। इंट्यूशन किसे कहते हैं फैसला साजी के अमल में? इंट्यूशन क्या चीज़ होती है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं, मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट। यानी मैनेजर जब फैसला करने लगे तो उसके पास इस तरह के फैसले करने का माजी का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी अपनी फीलिंग्स हों, उसकी अपनी राय भी उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। बाज़ औक़ात थीरी या प्रिंसिपल्स किसी चीज़ को तो सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी राय थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट, वो कुछ चीज़ों को बुनियाद बनाए, उन तमाम चीज़ों को प्रेज़ करे, फिर उनकी मजमूई ऑप्शंस को प्रेज़ करने के बाद फिर फ़ैसला साजी की तरफ जाए, तो इस किस्म की फ़ैसला साजी को हम इंट्यूशन का नाम देते हैं। अब अगर हम इसके फैक्टर्स मुख्तलिफ देखें, यह आपके सामने मैंने एक डायग्राम जो है वो शो कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही। सबसे पहले है इंट्यूशन के अंदर एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन, यानी इस तरह के हालात का, इस तरह की कंडीशंस का माजी में भी सामना कर चुके हों। अगर वो माजी में आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं तो फिर ऐसी चीज़ के मतलब डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाता है। फिर है जी अफेक्ट इनिशिएटेड डिसीजंस, यानी कुछ चीज़ों के असरात उसके ऊपर मौजूद। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि जब आप फैसला साजी के अमल में होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर आपके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग्स और इमोशंस। बाज़ चीज़ों के अंदर इंसान इमोशनली भी इन्वॉल्व होता है और ये उस चीज़ की अलामत होगी कि मैनेजर इस चीज़ के अंदर कीन इंटरेस्ट ले रहा है या वो इस टॉपिक में या इस चीज़ के अंदर डीप इंटरेस्ट रखता है। फिर है जी कॉग्निटिव बेस्ड डिसीजंस, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हालात के अंदर आप पहचान कर सकें, जिनको रिकग्नाइज कर सकें, जिनको आइडेंटिफाई कर सकें। मतलब इसमें क्या हो सकता है, मैनेजर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन स्किल्स, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। अब ऐसे होता भी है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने मैनेजर के नॉलेज के एनहेंसमेंट के लिए, उसका नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए उसको मुख्तलिफ़ किस्म की वर्कशॉप में शिरकत करवाती हैं, उसको ट्रेन करती हैं। क्योंकि ज़ाहिर तौर पे बात है कि मैनेजर का डिसीजन जो होगा वो एक ऑर्गेनाइजेशन को चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर वो असरअंदाज होगा। सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग,
आप कुछ चीज़ों को अपने तहतल शाऊर के अंदर जाके अपने शाऊरी कंडीशन में या उठते बैठते ज़रूर मद्देनज़र रखते हैं। मसलन मैनेजर यूज़ डेटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प दैम मेक डिसीजंस, यानी चलते फिरते उसके जहन में मुख्तलिफ सूरतें आ रही होती हैं और वो उसकी बुनियाद पे या उन कंडीशंस को भी एनालाइज करता हुआ अच्छे फ़ैसले पे पहुंचने की कोशिश करता है। और लास्ट पॉइंट है वैल्यूज़ आर एथिक्स बेस्ड डिसीजंस। अब ये जो चीज़ होगी बेसिकली ये जो सेट रूल्स होते हैं, अदारे के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसको मद्देनज़र रखना होगा कि मैनेजर मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एथिक्स वैल्यूज़ आर कल्चर, यानी आपके हालात किस किस्म की इजाज़त दे रहे हैं, आपके माजी की प्रैक्टिसेस क्या हैं, अदारे की अपनी मार्केट के अंदर इमेज कैसी है, अदारे के अंदर जो है वर्किंग कितनी आप साउंड कर सकते हैं या आपको ऑटोनॉमी कितनी अवेलेबल है। ये बेसिकली उसका अदारे की जो इंटरनल वर्किंग होगी, जो एथिक्स होगी, उसकी बुनियाद पे होगी। तो जब इंट्यूशन जो है जिसकी बुनियाद पे आप फैसला लेते हैं, ये बड़ी एक क्रिटिकल स्टेज होती है और बहुत ही ज़्यादा आइडियोलॉजिकल है। आप इसको एक रियलिटी नहीं कह सकते, ये बड़े आइडियोलॉजी जो है आइडियोलॉजिकल फ़ैसला साजी होती है कि जिसमें आपका एक्सपीरियंस अगर राइट होगा तो फिर भी आपको सपोर्ट करेगा, अगर आपकी फीलिंग्स ट्रू होंगी और एग्जैक्ट होंगी, करेक्ट होंगी, तो आपका फ़ैसला बेहतरी की तरफ जाएगा। और अगर इन तमाम 5-4 चीज़ें जो आपके सामने बयान की हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप फ़ैसला लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक चॉइस भी होगी और आपके पास एक रीज़न भी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये चलते हैं। हमने फ़ैसला साजी को भी डिस्कस कर लिया, मैनेजर के अंदर किस एबिलिटी का होना ज़रूरी है, हमने रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात कर ली, बाउंडेड रैशनैलिटी की बात कर ली, हमने इंट्यूशन की बात कर ली। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी किस्म के होते हैं जिसका सामना एक मैनेजर को करना पड़ सकता है, कितनी किस्म के मसाइल होते हैं, और यही जो प्रॉब्लम्स हैं आगे जाके फिर डिसीजंस पे मुंतज होते हैं। यानी प्रॉब्लम की क्लैरिफिकेशन अगर हो जाए, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो फिर आप क्राइटेरिया भी डिसाइड कर लेते हैं कि इन मसाइल को हल कैसे करना है। सबसे पहले जी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व गोल्स दैट क्लियर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मकासद क्या है, वो सही है, तो ये स्ट्रक्चर होगा, यानी किसी चीज़ों की वजाहत आपके पास होनी चाहिए। आर फेमिलियर हैव अकर्ड बिफोर। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ देखें कि फेमिलियर का मतलब है कि इस तरह के हालात से पहले से वाकफ़ हो, और जब आपको पता होता है कि हालात इस किस्म के होते हैं और यही फ़ैसला लेना होता है तो फिर उसी के मुताबिक चलते होते हैं। आर ईजीली एंड कम्प्लीटली डिफाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज़ अवेलेबल एंड कम्प्लीट। आपके पास जो मालूमात दरकार होंगी वो मुकम्मल और बेहतरीन होनी चाहिए। यानी जिस चीज़ का माजी का एक्सपीरियंस आपके सामने मौजूद है कि आप माजी में भी ऐसी चीज़ों को टैकल कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी साउंड बेसिस आपके पास मौजूद होती हैं। तो ऐसे फ़ैसलों को आप, मसाइल को आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि एक बंदे का जो फेयर है, बुखार है, वो 3 दिन से लेंथी हो गया है, तो अंडरस्टूड सी बात है भाई इसका जनाब आप टाइफाइड टेस्ट करवा लो। तो इसका मतलब एक स्ट्रक्चर मौजूद है और जिस स्ट्रक्चर को माजी में इस्तेमाल किया जाता रहा है। फिर होते हैं जी प्रोग्राम डिसीजंस। डिसीजंस किस किस्म के हो सकते हैं? प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं? ए रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच, यानी डेली रूटीन वर्किंग के अंदर मैनेजमेंट को या आपकी जो वर्किंग स्टाफ है उसको जो मसाइल हो सकते हैं उनको हल कैसे करना है। पॉलिसी, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, यानी आप मसाइल को जो है अ जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, यानी आपके पास ये गाइडलाइन होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर्ड मसाइल को कैसे हल करना है और अनस्ट्रक्चर्ड को हल कैसे करना है। प्रोसीजर, अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड स्टेप दैट अ मैनेजर कैन यूज टू रिस्पॉन्ड अप्लाइंग अ पॉलिसी टू स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, यानी प्रोसीजर उन अवामल की भी वजाहत होनी चाहिए, और अगर वो अवामल से आप पहले नहीं गुजरे हुए तो उसका एक मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि आप किसी चीज़ से वो जो एक स्टेप ले लें, आप उससे कोई हेल्प ले लें। रूल क्या है? एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू। हाँ, एक फ़ैसला ज़रूर कर लें कि एक बंदे की हदबंदी क्या होगी, उसके ताकत की हद क्या है, उसके अख्तियारात की हद क्या है, वो किस हद तक किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकता है या फ़ैसला साजी कर सकता है। रूल्स, अदारों को चलाने के लिए कुछ रूल्स वाज़े करना ज़रूरी होते हैं। एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू,
ये पहले भी डिस्कस कर लिया हमने। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसे हमने पहले कहा कि स्ट्रक्चर्ड तो वो होते हैं जिसमें चीज़ों की वजाहत हो चुकी होती है, हम माजी में इस तरह के मसाइल से पहले गुजर चुके होते हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू, मसाइल कोई नई किस्म के सामने आ गए हैं, आर अनयूजुअल, जो नॉर्मल हालात में नहीं होता है, एंड फॉर विच इंफॉर्मेशन इज़ एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट, कि हमारे पास कोई हालात इस किस्म के सामने आ गए हैं कि उससे रेलिवेंट डेटा अवेलेबल नहीं है, माजी में इस तरह के मसले का कभी आपको सामना नहीं करना पड़ सका। तो ये जो थोड़ी सी जब इस किस्म के मसाइल सामने आते हैं तो ये आपकी ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं, आपका टाइम मांगते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा अहम हो जाता है, और फिर राइट इंफॉर्मेशन का होना ये ज़्यादा और भी ज़रूरी हो जाता है। प्रॉब्लम दैट विल रिक्वायर कस्टम मेड सोल्यूशन, कस्टम मेड सोल्यूशन ये होता है, बाज़ औक़ात आपको पता है कि मार्केट से अवेलेबल होते हैं, आपको पता होगा फ़लाँ बंदा अभी इस तरह के माहौल से गुजर चुका, उससे कंसल्ट कर लेंगे, तो ऐसे तो मसाइल आपको जो हैं उनका हल भी फिर मिल जाएगा। तो इसको कस्टम बेस्ड मेड सोल्यूशन, यानी ऐसे जो रूटीन में जैसे इदारे हैं अपनी वर्किंग के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेते हैं तो अपनी इंस्ट्रक्शन दे के करवा लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर जगह अवेलेबल होते हैं, सारी कंपनी ही फॉलो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके एरियाज ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं, नेचर ऑफ ऑपरेशंस क्या है। अगर तो सेम है तो फिर आपको जनरल स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से ही काम चल जाएगा, और अगर आप समझते हैं कि उनके ऑपरेशन बाकी से डिफरेंट है तो फिर मसला होगा। जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि आपके फ़ैसले जो होंगे वो आपके वर्किंग के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, या उसका जो यूनिक रिस्पॉन्स होता है वो आपको रिक्वायर होता है। यानी बेशक आप इस तरह के मसाइल से पहले नहीं गुजरे हुए होते, लेकिन फिर भी आपकी उम्मीद तो ये होती है कि अगर इस तरह के मसाइल आपके सामने आते हैं तो उनका सही और पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, राइट सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। ये बेटा आप देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिसीजंस में किस किस्म के हो सकते हैं, ये खुद ही आप देख रही है, ये सारी उसकी समरी है जो मैंने आपके सामने प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस की या प्रॉब्लम्स की बात की है, ये उसकी समरी है। इसको आप सारे देख लीजिएगा। ये यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर मैंने उन तमाम चीज़ों को कंपाइल कर दिया है। डिसीजन मेकिंग कंडीशंस देखें, हमने फ़ैसले की बात शुरू में जैसे कि की थी कि फ़ैसला किस वक्त करते हैं, जब आपके सामने कोई दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद हों और आपको एक प्रॉब्लम का सामना हो, और आपने उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए दो या तीन अल्टरनेटिव जो आपके पास मौजूद हैं उसमें से किसी बेस्ट चीज़ को सिलेक्ट करना है। अब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें फ़ैसला साजी आप इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं या आप समझते हैं कि फ़ैसला साजी होनी चाहिए। पहली कंडीशन होती है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी किसी चीज़ के मतलब यकीन को कहते हैं। यकीन किस वक्त होता है कि जब बारहा आपको इस किस्म की सिचुएशन से वास्ता पड़ चुका हो, या आपको पता हो कि अगर इस तरह के हालात हो कैसे करना है। अ सिचुएशन इन विच अ मैनेजर कैन मेक एन एक्यूरेट डिसीजन बिकॉज द आउटकम ऑफ एवरी अल्टरनेटिव चॉइस इज़ नोन, यानी आपको पहले से पता हो कि अगर इस तरह का मसला होगा तो इसका यही हल हो सकता है। मसलन विंडो करप्ट हो गई है, नॉर्मली हाल तो फिर यही होता है कि विंडो नहीं कर ली जाए। रिस्क वो कंडीशन होती है जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता होता, आप मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़ों की बुनियाद पर अपनी वर्किंग करने की कोशिश करते हैं। सिचुएशन इन विच मैनेजर इज़ एबल टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड, यानी प्रॉबेबिलिटी, अंदाजे की बुनियाद पे आप कोई रिज़ल्ट या उसका सलूशन सजेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के हालात पहले आपके सामने ना आए हो, ऑफ आउटकम दैट रिजल्ट फ्राम द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर अल्टरनेटिव्स। आपके सामने कुछ अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, आप उनसे अपनी मर्ज़ी के नताइज अख़ज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है रिस्क वाली, चूँकि रिस्क का लफ्ज़ यूज़ होगा तो वो यही कहता है कि इसमें फिर गलती के चांसेस भी होते हैं। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट साइंसेस, एक चीज़ कंसिडर कर लें कि हमारी जो बिज़नेस की साइंस ये कहती है कि अगर किसी चीज़ के अंदर रिस्क जितना ज़्यादा होगा उसमें चांसेस ऑफ सक्सेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, और उसमें जो प्रॉफिट होने के चांसेस या आपको गेन होने के चांसेस वो भी ज़्यादा होते हैं। मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। जबकि अनसर्टेनिटी ये कंडीशन होती है कि जिसके मतलब आपको पता तो हो कंडीशंस का कि इस तरह के हालात हों तो ऐसे हो सकता है, लेकिन आप रिजल्ट्स के मतलब या उनके आउटकम के मतलब या उनके गोल्स के मतलब क्लियर ना हो, माइट भी ऐसे हो जाए, माइट भी ऐसे ना हो,
तो ये तीसरी कंडीशन होती है फ़ैसला साजी के अंदर, जब आपको इन चीज़ों को देखना होगा। मसलन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, आपके पास महदूद मालूमात हों, और ऐसे ही होता है। मतलब मैं आपको एक डॉक्टर की एग्जांपल देता हूँ, जब वो किसी की बीमारी की तशखीस करना चाहे तो सबसे पहले उसको चेकअप करता है, और कुछ चीज़ें या कुछ करैक्टर्स उसके ऊपर जब वाजे नहीं होते तो वो फिर कुछ टेस्ट लिख के देता है कि ये टेस्ट करवाइए, और उन टेस्ट की बुनियाद पे वो किसी फ़ैसले पे पहुंचने की कोशिश करेगा। क्योंकि बाज़ बीमारियां भी तो ऐसी होती हैं कि जिनके साइन मुकम्मल तौर पे अवेलेबल नहीं होते, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में एक कोरोना का इशू चल रहा है। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि पाकिस्तानियों को क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होने की वजह से ये चीज़ पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हार्डली हिट नहीं कर रही, लेकिन टेस्टों की इस्तात का कम होना भी तो इसके अंदर मसला है। और इस चीज़ के क्या आपके पास सबूत मौजूद है कि हमने जो टेस्ट किए हैं उसकी सैम्पलिंग हमने सही की है, उसका डेटा सही कलेक्ट किया है, उसके जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो कितने सही रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी की कंडीशन तो वहाँ पे मौजूद होती है, और वैसे भी अनसर्टेनिटी हर उस जगह पे मौजूद होती है जहाँ पे एक आपके सामने सिचुएशन नहीं आ जाती है, ऑल दो कि कुछ उसकी जो फेजेस हों वो माजी के किसी चीज़ से रिलेट करते हों, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें नई ही होती हैं, जिस वजह से फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो डिसीजन मेकिंग कंडीशन में बुनियादी तौर पे 3 कंडीशंस को हमने देखा कि जब सर्टेनिटी हो, आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम हो तो उसको ऐसे ही हल किया जाता है, और ये प्रॉब्लम हो उसको हल नहीं कर सकते, तो चीज़ें आपके ऊपर क्लियर होती है। रिस्क दूसरी कंडीशन होती है, जिसमें आपको चीज़ों के मुताल्लिक़ पहले से कोई नॉलेज नहीं होता, कोई मालूमात अवेलेबल नहीं होती, कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है इस चीज़ की को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसमें से प्रॉब्लम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जबकि अनसर्टेनिटी ऐसी होती है कि जिसमें कुछ चीज़ों से आप फेमिलियर होते हैं, कुछ चीज़ों का आपको पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नामुकम्मल होती है, उसमें से ऑप्शन कैसे अप्रेज़ करने हैं, और इसमें प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यानी आप चीज़ों को चांसेस की बुनियाद पे लेके चल सकते हो। और वैसे भी आपको चीज़ बताता चलूँ, रिसर्च के अंदर प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल बहुत है, और आप जितने भी एस्टिमेटेड रिज़ल्ट्स ही होते हैं, ख़ास तौर पे मेडिकल के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्यूरेट कम और ज़्यादा एस्टिमेटेड होती हैं। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, जब मैनेजर फ़ैसले लेते हैं तो उनको कितनी किस्म के स्टाइल अडॉप्ट करने पड़ते हैं या वो कर सकते हैं, यानी उनके पास चॉइस क्या होती है कि जब वो डिसीजन कर रहे हों तो उन स्टाइल्स को अडॉप्ट करें। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के अंदर कि आपके पास डायमेंशंस कितनी अवेलेबल हैं फ़ैसला साजी के लिए। यानी सबसे पहले 2 पॉइंट्स को फ़ैसला साजी करते हुए आपने अपने जहन में रखना है। नंबर 1 है वेज ऑफ थिंकिंग, आप चीज़ों के मतलब गौर कैसे करेंगे। आया आप रैशनल हैं, अक्लमंदी की बुनियाद पे कर रहे हैं, ऑर्डरली यानी तरतीब है आपके पास, एंड कंसिस्टेंट है, और आप टू द पॉइंट मालूमात रखते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन का ज़ख़ीरा भी मौजूद है, आपके पास एक्सपीरियंस भी मौजूद है, और आप समझते हैं कि आप इस चीज़ को हल कर सकते हैं। फिर है जी इनिशिएटिव, क्रिएटिव और यूनिक, क्या किसी चीज़ को अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कर रहे हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग की बुनियाद पे कर रहे हैं, क्या किसी चीज़, देखो चीज़ें हमेशा या तो एग्जिस्टिंग बॉडी के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं या फिर वो क्रिएटिव होती हैं। आपने यहाँ पे ये देखना है कि वो चीज़ क्रिएटिव को नई कंडीशन आपके सामने है, तो फिर आपका उसको हल करने का जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। जबकि टॉलरेंस ऑफ एम्बिगुइटी, टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, एम्बिगुइटी मीन कि ऐसे नताइज आपके सामने आ जाएं जिसका आपको अंदाज़ा ना हो, या ऐसी चीज़ें कि जिनकी वर्किंग का अंदाज़ा ना हो। आप किस हद तक नुकसान को बर्दाश्त कर सकते हैं, या किस हद तक वो चीज़ अगर गलत भी डिसाइड हो जाता है तो आपकी वर्किंग के ऊपर, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर और आपकी मार्केट के ऊपर वो चीज़ कैसे असरअंदाज हो सकती है। तो उसमें 2 लेवल हो सकते हैं, लो टॉलरेंस क्या है और हाई टॉलरेंस क्या है। यानी आप अपने लिए हदबंदी कर लें कि जब आप फ़ैसला साजी करने लगेंगे, गलती का एहतमाल तो होता ही है, लेकिन किस हद तक गलती मेरी काबिल कबूल होगी और किस हद तक गलती आपकी काबिल कबूल नहीं होगी। फ़ैसला साजी करते हुए बुनियादी तौर पे मैनेजर्स को 4 स्टाइल्स अडॉप्ट करना पड़ते हैं फ़ैसला साजी के लिए। सबसे पहले तो एक चीज़ होती है, जो लोग लकीर के फ़कीर जो होते हैं ना, वो डायरेक्टिव स्टाइल, यानी यूज़ मिनिमल इन्फॉर्मेशन, कम से कम मालूमात को आप इस्तेमाल करें।
एंड कंसीडर फ्यू अल्टरनेटिव्स, और बहुत कम ऑप्शंस आपके पास हों, उन्हीं में से करें। तो बेसिकली ये इस चीज़ की अलामत होती है कि ये लोग इस तरह के जो फ़ैसला साजी करने वाले होंगे या जो लोग ऐसे स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, उनके पास मालूमात का ज़ख़ीरा नहीं होता। वो लगी बंदी चीज़ों पे चलते हैं या वो उतना ही काम करते हैं जितनी उनको इंस्ट्रक्शन दे दी जाए। माजी में जिन इस किस्म की चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस हो चुका हो तो उसी को इस्तेमाल में लाते हुए ये स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। दूसरा है एनालिटिक। एनालिटिक होता है तज्ज़ियाती स्टाइल, या आप चीज़ों को जब भी वो मसला आपके सामने अवेलेबल हो तो आप हालात का तज्ज़िया करें, उसके ऑप्शंस को अप्रेज़ करें, यानी मेक केयरफुल डिसीजन इन यूनिक सिचुएशन, यानी ऐसी सूरत हाल जो आपके सामने मौजूद हो कि आप चीज़ों का तज्ज़िया करके इनफ टाइम लें, क्योंकि आपका किया हुआ फ़ैसला बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होगा। आपकी वर्किंग के ऊपर होगा, बिज़नेस के ऊपर होगा, मैनेजमेंट स्टाइल पे होगा, लेबर पे होगा। एक गलत किया हुआ फ़ैसला आपको बाद में हो सकता है कि उस पर पछताना पड़ जाए, और टाइमली और सही फ़ैसला जो होता है, जो कि आपकी सोच विचार या आपके अच्छे तज्ज़िये की बुनियाद पे हो, तो उसके फ़ायदे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूर मिलते हैं। कॉन्सेप्चुअल, अब ये जो बेस है कॉन्सेप्चुअल, आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और बाज़ चीज़ों को जब एक कंडीशन आपके सामने नहीं आ जाती है तो आप सबसे पहले उस चीज़ के मतलब, उस टर्मिनोलॉजी के मतलब अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके उसके लिए एक मतलब रोड मैप बनाने की कोशिश करते हैं, एक ख़ास कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। यानी बाज़ चीज़ें जो माजी में हो चुकी हैं उनको रिलेट करते हुए अगर आप राइट वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं और उनकी बुनियाद पे आगे लेके चलते हैं चीज़ों को, तो फिर हो सकता है, और बल्कि ये होता है ऐसे, कि आपके जो डिसीजंस होते हैं वो आपकी वर्किंग की सपोर्ट में चले जाते हैं, आपकी थिंकिंग की सपोर्ट में चले जाते हैं, और जिन चीज़ों को बुनियाद बना के आपने फ़ैसला लिया होता है वो फ़ैसले अमूमी सही साबित हो सकते हैं। जबकि बिहेवियरल फोर्थ अप्रोच जो होती है डिसीजन मेकिंग की, उसमें है कि आप अपने रवैये को एक प्रोफेशनल बिहेवियर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अपने स्टाफ के साथ आप अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप्स रखते हैं, अच्छा रवैया, आपका बोलचाल बेहतर होता है। आप कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो आपके अख्तलाफ राय होती है या बाकी स्टाफ मेंबर के साथ आपकी वर्किंग होती है, उसके अंदर आप क्लैश को अवॉइड करते हुए चलते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है उससे इज्तनाब करके बेहतरीन रवैयों को बरोकार लाते हुए आप फ़ैसला करने की कोशिश करते हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर आप ये देखते हैं कि आपके फ़ैसले के अंदर जितना समझ बूझ का ऑप्शन या इसका अंसर ज़्यादा हो, जितना आपके एक्सपीरियंस का अंसर ज़्यादा हो, स्टाफ के साथ डिस्कशन मौजूद हो, यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल भी आप अपना सकते हैं, मैं जो कि अमूमी तौर पे मैनेजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनके जो नताइज होते हैं वो आपकी फेवर में चले जाते हैं। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स भी हो गए। अब आखिरी जो इसके अंदर हमारा इशू है वो है डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स, कि जब फ़ैसला लेते हैं, ये जो हमने पहले 4 स्टाइल जो हैं इनको हमने डिस्कस किया है, अगर हम इन चारों के अंदर देखें कि हमें ज़्यादा फ़ायदा किस किस्म के फ़ैसलों में हो सकता है, यानी 2 चीज़ें तो हमने शुरू में बयान की हैं कि हमारा सोचने का अंदाज़ क्या है या हमारा टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी क्या है। यानी हम चीज़ों को जब सोचते हैं, किसी चीज़ का आइडिया डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली किसी चीज़ को साउंड बुनियाद पे बनाते हैं। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें, और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ के अंदर जो नुकसानात हो सकते हैं वो मैक्सिमम कितने कंपनी बेयर कर सकती है, और उस नुकसानात क्या आपकी एक अवॉइडेबल लिमिट तक हो सकते हैं या नॉर्मल रूटीन लॉसेस होते हैं उसकी लिमिट तक रहते हैं या उससे क्रॉस कर जाते हैं। डेफिनेटली बड़े जो लॉसेस होते हैं वो कंपनी की जो वर्किंग होती है, उसके जो मतलब ऑपरेशंस होते हैं उसको मुतासर करते हैं। जो नॉर्मल लॉसेस होते हैं तो कंपनी ने ऑलरेडी अपना क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ होता है कि नॉर्मल लॉसेस को कैसे ट्रीट करना है, और जो एबनॉर्मल लॉसेस यानी रूटीन से हटके होते हैं तो उनके लिए अमूमी तौर पे इदारों ने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोविजंस जो हैं वो क्रिएट करके रखी हुई होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वर्टिकली हमने चीज़ों को डिज़ाइन किया है और फिर हॉरिजॉन्टली भी किया है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये एनालिटिक और ये डायरेक्टिव जो हैं, यानी अगर इसको हम वर्टिकली मूव करें तो टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी
कम होती है डायरेक्टिव के अंदर, लेकिन एनालिटिकल के अंदर आप चलते चले जाएं तो एम्बिगुइटी जो है आपके लिए वो बढ़ते जो है टॉलरेंस जो है वो बढ़ती चली जाती है। वजह इसकी क्या होती है कि चूँकि इसमें नुकसानात के चांसेस कम होते चले जाते हैं, आपकी तमाम चीज़ें, आपके फ़ैसले, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट एक मजबूत तज्ज़िये की बुनियाद पे होते हैं और सोच विचार की बुनियाद पे जो फ़ैसले होते हैं उसमें अमूमी तौर पे आप बहुत सारे फैक्टर्स को ऑलरेडी सोच चुके होते हैं, उस पर वर्क कर चुके होते हैं, तो गलती के चांसेस कम होते हैं। इसी तरह बिहेवियर से हट के अगर कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं, बिहेवियर में सिर्फ आप रवैये की बात कर रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट के अंदर आप अपने नॉलेज की बुनियाद पे चल रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ बैठ कर डिस्कशन करेंगे कि जिनकी कॉन्सेप्चुअल बेस बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इसके अंदर भी हम देखें कि टॉलरेंस फॉर एम्बिगुइटी जो है वो यहाँ पे बिहेवियर से बढ़ के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते तो बढ़ जाती है। और इसी तरह अगर हम इसको इस तरफ देखते हैं कि आपने इंस्टीट्यूटिव वे ऑफ थिंकिंग की अगर बात करें तो एनालिटिक्स से कॉन्सेप्चुअल जो है वो ज़्यादा बेहतर, इसके अंदर जो है आपका थिंकिंग लेवल जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है, इम्प्रूव कर जाता है। और डायरेक्टिव से आप बिहेवियर की तरफ जाते हैं। बेसिकली ये डायरेक्टिव तो वो है जो किसी की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, और बिहेवियर स्टाइल वो होता है जो आप अपनी मैनेजमेंट लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से आपने सीखा होता है, आप उसी चीज़ को बुनियाद बना के तो चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। तो ये थी हमारी जी आज की इस लेक्चर की तमाम डिटेल जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। मैं इसको रिव्यू करवा दूँ। हमने इसको जब लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने देखा कि डिसीजंस क्या होते हैं, डिसीजन किन बुनियाद पे लेते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या है। मैं आपको दोबारा से शुरू वाले पे ले चलूँ कि जिसमें हमारे पास लर्निंग आउटकम्स मौजूद थे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है यानी डिसीजंस क्या होते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। फिर इसमें कौन कौन से मराहल ऐसे होते हैं जो फ़ैसला साजी करते हुए हमें देखना पड़ते हैं। अब मैनेजर के अंदर किन खसूसियात का होना ज़रूरी, डेफिनेटली इदारों को चलाने वाले तो कुछ लोग मैनेजर्स की पोस्ट पे ही बैठे होते हैं, तो वो अजम्पशन, अब उनके स्टाइल क्या होंगे फ़ैसला साजी के, मसलन क्या वो रैशनैलिटी की बुनियाद पे डिसाइड करेंगे, क्या वो बाउंडेड रैशनैलिटी की बुनियाद पे करेंगे, या कंप्लीट ऑटोनॉमी इनके पास होगी कि जिसको बुनियाद बनाते हुए फ़ैसला साजी कर सकते हैं। फिर हम मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसला साजी में देखें कि इंस्टीट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कि यानी आप अपने तजर्बे और अपने एक्सपीरियंस, अपनी ज़ाती फीलिंग और एथिक्स को बुनियाद बनाते हुए फ़ैसला साजी करें। और जबकि फिर हमने ये भी देखा कि मसाइल जब सामने आते हैं, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हुए हमने देखा कॉन्ट्रास्ट दी प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग के अमल के अंदर हमने डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स देखे, फिर हमने डिसीजन मेकिंग कंडीशंस देखी, डिसीजन की डायमेंशंस देखी, और फिर कि आज के दौर में क्या चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह इसको फ्यूचर में रखेंगे और दोबारा से इसको अगर किसी स्टेज पे ये चीज़ आई तो इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ इसी तरह की डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंशाल्लाह बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।